हेलो। तो नमस्कार बच्चों, मैं अमरिंदर वर्मा आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग 10 में आ चुके हों, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दिए होंगे, है ना। तो हम लोग पिछले वीडियो में पहुंचे थे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग हम लोगों ने पढ़ लिया था, है ना। ये एग्जाम्पल उसके सामने लिखी हुई है। तो आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो शेष संख्याएं बची थी, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, उसके बाद वास्तविक संख्याएं, जो चैप्टर का नाम है रियल नंबर, वहाँ पे हम लोग पहुँचेंगे, है ना। तो बस आज का वीडियो है, इसी में लैंग्वेज सारी आपकी पहले चैप्टर की समाप्त हो जाएगी, है ना। तो ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हमने इसको 2 वीडियो में तोड़ दिया, 2 भागों में, है ना। क्योंकि बहुत लोगों के वीडियो 1-1, 2-2 घंटे पड़े हुए हैं, है ना। इसलिए वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हमने इसको 2 जगह तोड़ दिया, वरना एक ही वीडियो में सारी लैंग्वेज समाप्त हो जाती। तो चलिए पढ़ते हैं परिमेय संख्याएं। आप लोग कक्षा 7-8 में भी पढ़ चुके हो परिमेय संख्याएं, है ना। तो वही यहाँ भी आपकी ऐसी संख्याएं, है ना, जो होती हैं वह परिमेय संख्याएं कौन होती है? ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में तरह लिखी हो जाएं, है ना। ऐसी इसमें ऐसी संख्याएं होती हैं जो P/Q की तरह लिखी हों, है ना। ये भी कह सकते हो, अपनी भाषा में कह सकते हो, या ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हो। ये कंडीशन होती है, P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे आप 1/2 लिख सकते हो, 3/5 लिख सकते हो, 15/4 लिख सकते हो, है ना। ऐसी संख्याएं 0/4 लिख सकते हो, 0/6 लिख सकते हो। बात समझ रहे हो ना। तो 1 और 2, 1/2 दोनों देखिए, अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों आपके पूर्णांक हैं, है ना। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक। 0 भी एक पूर्णांक है, आपको पता है, हमने अभी पिछले वीडियो में बताया आपको। तो ये 0 भी पूर्णांक है, 0/, दोनों पूर्णांक है ना। लेकिन यदि आप चाहें तो कह दें, ऐसे लिख देंगे कि 5/0, तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कंडीशन आपकी देखिए, Q इज नॉट इक्वल टू P/Q की फॉर्म में यदि हम लिखें तो Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। P की वैल्यू यहाँ 5 है, Q की वैल्यू 0 हो गई, जो कि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि किसी भी संख्या को आप जब 0 से भाग करते हैं तो इनफाइनाइट आता है ना, जिसकी गणना हम लोग नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए हमने इसमें नीचे आपके लिख दिया, देखेंगे आप, लिखा इसमें टर्मिनेटिंग, मतलब जो टर्मिनेट होते हैं, मतलब समाप्त हो जाते हैं ना, और नॉन टर्मिनेटिंग संख्याएं जो समाप्त नहीं होती हैं, वो दोनों संख्याएं होती हैं, सम्मिलित होती हैं परिमेय संख्याओं में। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो रिपीट, है ना, समाप्त हो जाती हैं, पूरी पूरी कट जाती हैं, जो पूरी पूरी नहीं कटती, दोनों सम्मिलित होती हैं। लेकिन कंडीशन है, लेकिन वह रिपीटिंग होनी चाहिए और न कि नॉन रिपीटिंग। समझ रहे हो बात को। इसमें दोनों तरीके की संख्याएं सम्मिलित होती हैं, टर्मिनेट मतलब जो समाप्त हो जाएं, और नॉन टर्मिनेट जो नहीं समाप्त हों। तो नहीं समाप्त होने वाले में जब हम भाग दें तो रिपीटिंग होनी चाहिए, नॉन रिपीटिंग नहीं। जैसे आपको, है ना, हमने बताया था 1/3 ये परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रही है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। 1 को 3 से आप भाग करते जाएंगे, या 10 को 3 से आप भाग करते जाएंगे, तो 3.10 को आप देख लीजिए ना। जब 10 को आप 3 से भाग करेंगे तो क्या होगा? 10 को जब आप 3 से भाग करेंगे तो 3 3 9, 1 बचा दशमलव लगाओगे फिर 0, फिर 3 3 9, फिर 1 बचा दशमलव लगा फिर 0, तो 3.3333, हाँ, ये रिपीट हो रहा है ना। तो ये वाली परिमेय संख्या होगी। 1/3 में भी यही कंडीशन होगी, 10/3 में भी यही होगा, 20/6 में भी यही होगा, है ना। ये रिपीट हो रही है, तो रिपीट वाली जो होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। जो नॉन रिपीटिंग होती हैं, जो रिपीट नहीं होती हैं, वो जो है वो परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। समझ गए बात को। जैसे ऐसी कोई संख्या हो जिसको हम भाग करते चले जाएं, भाग करते चले जाएं, रिपीट भी ना हो, मतलब कोई संख्या 3 3 3 3, 4 4 4 4, है ना। उस दिन हमने आपको समझाया था रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो ऐसी संख्याएं जैसे ऊपर ये आपके सामने लिखी हुई है, 3.1415926535, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है ना, कंटिन्यू, और समाप्त भी नहीं हो रही। तो ये सब अपरिमेय संख्या, ये सब आपकी परिमेय संख्याओं में नहीं आती ये सारी, है ना। पाई, √2, √3, √5, √7, इनका आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये सब परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग होती हैं। रिपीटिंग होनी चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग दोनों चलेंगी, लेकिन कंडीशन क्या है कि रिपीटिंग होनी चाहिए। नॉन रिपीटिंग वाली संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे,
है ना। अब अगली हेडिंग देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय कौन होंगी? जो संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं वो अपरिमेय हो जाती हैं, है ना। दो ही हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो जो परिमेय हैं वो तो हैं, और जो परिमेय नहीं है वो वाली अपरिमेय हो जाएंगी। इसको इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं। तो इसमें भी हम नीचे लिखा हुआ आप देखें, कोई भी संख्या जो टर्मिनेट नहीं करने के साथ साथ वो रिपीट भी नहीं करे उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। मतलब ना तो टर्मिनेट हो और ना तो रिपीट हो, कुछ ना हो, है ना। इसमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग दोनों थे, लेकिन इसमें टर्मिनेट ना हो, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन उसके साथ साथ रिपीट भी ना हो, ये कंडीशन है ना। तब आपका जो है वो अपरिमेय संख्या होगी, है ना। टर्मिनेट भी ना करे और रिपीट भी ना करे। तो जैसे 13/7, 13 को आप 7 से भाग करते जाएंगे, है ना। ये कभी समाप्त तो नहीं होगी, ना तो रिपीट होगी। पाई, √3, √5, √7, तो ये आपकी अपरिमेय संख्या होंगी, है ना। इसके बाद आप देखेंगे रियल नंबर। अब यही तो आपके चैप्टर का नाम है, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो इस दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं, इस धरती पे, इस दुनिया में, है ना, इस ब्रह्मांड में जितनी भी संख्याएं हैं, परिमेय, अपरिमेय, प्राकृतिक, है ना, भाज्य, भाज्य, सम, विषम, जितनी भी संख्याएं हैं जिनको आप जानते हैं, जो आपकी किताबों में जितनी भी आ चुकी लिखा पढ़ी में चलती हैं, जो भी आप समझ सकें, है ना, जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं रियल नंबर के अंतर्गत आती हैं। रियल नंबर का मतलब सभी संख्याओं का समूह। तो इस दुनिया में जितनी भी संख्याएं सभी रियल नंबर हैं, पूरे रेशनल और इरेशनल नंबर। जितनी भी संख्याएं उनको दो ही जगह बांटा गया, रेशनल और इरेशनल में, है ना। उसमें सारी आ जाती हैं, क्योंकि भाज्य भाज्य में तो सम विषम कई जगह हो जाते, बढ़ जाते हैं, लेकिन रेशनल इरेशनल में दो ही तरीके हैं, कुछ रेशनल कुछ इरेशनल, और दोनों को मिला के, मतलब सारी संख्याएं हो गई ना, उनको मिला के जो है वो आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो वास्तविक संख्याओं में सारी संख्याएं सम्मिलित होती है आपकी हैं, चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल हो, है ना, सारी संख्याएं सम्मिलित होती हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये आपकी थ्योरी हो गई संख्याओं के बारे में। अब सबसे मेन चीज़ हम लोग देखेंगे, सबसे मेन टॉपिक यूक्लिड डिवीज़न लेमा। हाँ, यूक्लिड डिवीज़न लेमा हिंदी में कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है बस, लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते, समझने में बहुत दिक्कत करते हैं और उनको समझने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन है बहुत से, एक बार समझ जाइए फिर देखिए कितना मज़ा आता है पढ़ने में। तो देखिए कैसे हम समझाते हैं आपको, है ना, आपको समझाने का प्रयास करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। आप लोग कक्षा 10 में आ चुके हैं तो सीधी सी बात है कि आपको भाग आती होगी। तो देखिए हम एक संख्या ले रहे हैं 24, कितना ले रहे हैं 24, 24 को आप 7 से भाग करेंगे, फिर इसी 24 को आप 5 से भाग करेंगे, फिर इसी 24 को आप 6 से भाग करेंगे, या 4 से कर लीजिए, किसी से कर लीजिए, है ना। और एक और संख्या ले लीजिए, 5 को आप 6 से भाग करेंगे। तो देखिए भाग करने पे क्या होगा, आप 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 बार लगेगा, 7 या 21 होगा, 3 शेषफल यहाँ आपका बच जाएगा, है ना। 7 या 21 हुआ, 3 शेषफल आपका बच गया, 5 चक्कू 20 आपका हुआ, यहाँ 4 शेषफल बच गया आपका, 4 छंग 24 पूरा पूरा कट गया, यहाँ शेषफल 0 बचा। और 6 का पहाड़ा 5 में नहीं लगेगा, आप जानते हैं। तो अब दशमलव में तो होते नहीं है ना, इसमें दशमलव में भाग नहीं कर सकते, तो इसमें हम 0 बार पहाड़ा लगा सकते हैं। कितनी बार लगा सकते हैं? 0। 6 0 का पहाड़ा 0 बार, तो 6 0 0 हो जाएगा। जैसे 6 कम 6 होता है वैसे 6 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ 5 ही शेषफल बचेगा आपका। तो ये आपने भाग किया तो आपने देखा, है ना, कि 24 को जब 7 से भाग करते हैं तो कितना था, 3 शेषफल बचता है। जब 5 से भाग करते हैं तो 4 शेषफल बचता है। जब 4 से भाग करते हैं तो 0 शेषफल बचता है ना। तो ये तीनों एक ही चीज़ है, एक ही संख्या भाग कर, एक ही कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी ये आपकी है। तो अब इसमें आपने सुना होगा, है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? जिससे भाग किया जाए उसको भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको भाजक कहते हैं, है ना। जिसको भाग की, ये भाजक आपका है, जिससे भाग करते हैं वो भाजक कहलाता है। जिसको भाग दिया जाता है वो भाज्य कहलाता है। और जिस शेषफल, ये आपका आंसर जो आता है वो भागफल कहलाता है। और ये आपका बचता है ये शेषफल कहलाता है। क्या कहलाता है? ये आपका शेषफल कहलाता है ना। ये भाजक है 5, भाज्य है 24, भागफल है 4, शेषफल है 4। तो आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, भाज्य बराबर क्या, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे
भागफल और प्लस शेषफल मतलब रिमाइंडर, है ना, होता है। तो भाज्य आपका 24 है, भाजक आपका 5 है, भागफल आपका 4 है, प्लस शेषफल 4, 5 चक्कू 20 और 4 24। तो आपने देखा कि दोनों साइड बराबर आएगा, मतलब भाग सही लगी है। आप चेक कर सकते हैं, भाग, है ना, भाग करिए छोटी कक्षाओं का भाग दीजिए, फिर सत्यता की जांच की, तो ये जांच भी कर सकते हैं आप। तो जो यही आपका फंडा है, ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही जो है ये आपका यही यूक्लिड विभाजन लेमा है। क्या है ये जो है प्रमेय बनी है, प्रमेय ना, यही आपकी यूक्लिड विभाजन लेमा है ना। प्रमेयिका का मतलब होता है कि सिद्ध किया हुआ कथन। ये जो प्रमेय है आपकी सिद्ध हो चुकी है। प्रमेयिका का मतलब होता है जो सिद्ध हुआ है ना, जो प्रमेयिका हुआ यही होती है जो सिद्ध किया हुआ कथन होता है, उसको हम लोग प्रमेयिका या लेमा कहते हैं, है ना। तो ये आपको अब यहाँ अब इस ये आप समझ गए, यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, या इंग्लिश में यूक्लिड डिवीज़न लेमा है। यही भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब इसी को हम लिखेंगे जो किताब में लिखा हुआ, किताब में क्या लिखा हुआ है उसी भाषा में लिखेंगे जो भाषा में किताब में लिखा है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि दो धनात्मक पूर्णांक, है ना, दो धनात्मक पूर्णांक ए एवं बी दिए जाने पर ऐसी अद्वितीय मतलब यूनिक, है ना, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर, है ना, क्यू और आर विद्यमान है। क्या है? विद्यमान है कि समझ गए। ये किताब की लैंग्वेज है, लिखना वही देखो। हाँ, ए कौन है आपका ए ये है ना, ए वह संख्या होगी जो बड़ी होगी, मतलब जो ये लिखा हुआ 24 को 5 से भाग करने का मतलब 24/5। तो ये आपका ए है, नीचे वाला आपका बी है ना। जो भाज्य है वो आपका ए रहेगा यहाँ पे इस प्रमेय में, ठीक है। इस प्रमेय में भाज्य आपका ए रहेगा और भाजक आपका बी रहेगा, है ना। और भागफल को क्वांटेंट क्यू से लिखते हैं, शेषफल रिमाइंडर होता है इसलिए उसको आर से लिखते हैं। विद्वान है कि, है ना, क्या होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही आपकी यूक्लिड डिवीज़न लेमा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, ठीक है। ए क्या है? ये आपका भाज्य है, बी आपका भाजक है, क्यू आपका क्वांटेंट है मतलब भागफल, आर शेषफल है। तो ये आपका लिखा वही है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, वही लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसकी लेकिन एक कंडीशन है, आपने ये भी देखा कि शेषफल 3 आया, शेषफल 4 आया, शेषफल 0 आया, शेषफल 5 आया, लेकिन आपने ये कभी नहीं देखा होगा कि शेषफल माइनस में आ जाए, है ना। माइनस का मतलब 0 से शेषफल आ सकता है, 0 से छोटी संख्याएं जो होती है वो माइनस की होती हैं। तो ये आपने अभी तक नहीं देखा होगा कि कहीं शेषफल 0 हो जाए। अब या ये भी नहीं आपने देखा होगा कि कहीं शेषफल जो है वो भाजक से बड़ा हो जाए। यदि शेषफल भाजक से बड़ा है तो उसका मतलब कि भाग आपने गलत की है, एक बार पहाड़ा और आपका भाजक का लग जाएगा, है ना। तो आप ये ध्यान रखिएगा, तो ये कंडीशन आपकी तैयार हो जाएगी। इसका मतलब शेषफल जो आर होता है उसका मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। क्या होता है? आर जो आपका है ये 0 से बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन छोटा होगा किससे? लेकिन छोटा होगा बी से, है ना। मतलब बी बड़ा होगा आर से, ठीक है, बी बड़ा होगा आर से। ये आपको ध्यान रखना है कि आर जो रिमाइंडर शेषफल आता है वो या तो 0 आता है या तो 0 से बड़ा आता है, लेकिन जो बी मतलब भाजक आपका है, भाजक से हमेशा आर जो है वो क्या रहता है? छोटा रहता है, ठीक है ना। तो ये आपकी है यूक्लिड विभाजन लेमा, है ना। और इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या? यूक्लिड विभाजन लेलोगथ्म। इसके बाद हम लोग देखेंगे यूक्लिड विभाजन, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा आपका है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो आपकी है,
है ना, सिद्ध की हुई प्रमेयिका जो है सिद्ध किया हुआ कथन होता। और इसका प्रयोग जिस चीज़ में किया जाता है करते हैं इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, है ना। तो इसका नाम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। तो इसी जो लेमा है इसका प्रयोग जो है हम लोग इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में HCF ज्ञात करने के लिए करते हैं। किस क्या ज्ञात करने के लिए? HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं, है ना, जिसको हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो इसमें हम लोग HCF निकालेंगे। जैसे कोई संख्याएं दो हैं, 8 और 12, है ना, क्या है 8 और 12। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा HCF ज्ञात कीजिए, मासा ज्ञात कीजिए। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप जानते हैं। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या मासा आप हिंदी में लिख सकते हैं महत्तम समापवर्तक। शॉर्ट में HCF महत्तम समापवर्तक मासा। तो 8 और 12 का यदि आपको मासा निकालना तो आप 8 का फैक्टर करेंगे, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, है ना। 12 का फैक्टर आप करेंगे 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3। तो 8 का फैक्टर आपका हुआ कितना हुआ? 8 का फैक्टर हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2, और 12 का आपका फैक्टर हुआ 2 गुणे 2 गुणे 3। तो एक ये पेयर बना, एक ये पेयर। मासा का मतलब जो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा दोनों में होना, तो वो आपका मासा होता है, HCF होता है। तो आप देखेंगे 2 गुणे 2 ही मिला, 2 दूनी 4 मासा हो गया, है ना। तो हमने 8 और 12 का HCF निकाल लिया। लेकिन आप कल्पना करिए कि यदि कोई संख्या लिखी 1973, है ना, और 2450, ऐसी इतनी बड़ी बड़ी ये दो संख्याएं दी, इनका दोनों का आपको HCF निकालने को कहा जाए आपसे, तो आप इसका फैक्टर करेंगे, संख्या किससे कटेगी? आप सोचते रहेंगे, 2 से नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी, कितने से कटेगी, कहाँ तक जाएंगे, सोचते सोचते कितना टाइम लग जाएगा। ये 2 से पहले कट जाएगी, लेकिन काटते काटते एक पन्ना पूरा भर जाएगा। तो ऐसे इस बड़ी बड़ी संख्याओं का मासा निकालने के लिए यदि आप फैक्टर करेंगे तो आप सोच नहीं पाएंगे किससे कटेगी, कहाँ से कटेगी। भाज्य भाज 41 से कटेगी, 47 से कटेगी, है ना, कि सीधे 61 से जाके कटेगी। तो ऐसी संख्याओं के लिए, है ना, मासा निकालना, ऐसी संख्याओं का मासा निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है गुणनखंड विधि से, है ना। तो इसलिए ऐसी संख्याओं का मासा निकालने के लिए हम प्रयोग करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, है ना, जिससे हम HCF निकालते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 1 पर लेकर चलेंगे, जहां आप देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों, यदि वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब चैनल को करिए और दोस्तों में शेयर करिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के साथ, जहां हम आपको बताएंगे इस विधि से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मासा निकालना। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।